हेलो दोस्तों, ये भारत के भूगोल का 5वां पार्ट है। से 4 पार्ट पहले कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो अगर आपने अब तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनमें डिस्कस किए गए थे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो पार्ट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अगर आप इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो पार्ट्स आपको जरूर देखने चाहिए। तो आज हम यहाँ पे पार्ट 5 में आप सभी के लिए लेके आए यहाँ पे जियोग्राफी का एक और नया पार्ट। तो आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट। सभी को बता दें कि कल हमने जो रिवर सिस्टम है इंडिया का उसके बारे में बात की थी और आप सभी को बताया था। लेकिन आज यहाँ पे बात करने वाले हैं नदी जल विवाद से संबंधित। तो यहाँ पे जितने वर्ग नेशनल और इंटरनेशनल जो भी विवाद है नदियों से संबंधित तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे और डिटेल में आप सभी को बताएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, हम आपको यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं। रीज़न ये है कि ऑब्जेक्टिव में पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहती, लेकिन अगर आपने थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट किया तो आई एम डेफिनेटली श्योर किसी भी एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। नदी जल विवाद। तो यहाँ पे देखें, अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा संसद द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को बता दें, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि अगर दो राज्यों में नदी जल विवाद है तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसका निपटारा किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 262 अनुच्छेद 262 के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों के नदी जल विवाद हैं तो उनके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सतलुज नदी विवाद के बारे में। तो सतलुज जो नदी है उसका जल विवाद चल रहा है, किसके बीच में है? सतलुज के जल को एक नहर के द्वारा यमुना तक पहुँचाने का प्रस्ताव है। इससे हरियाणा को सतलुज का जल मिल सकेगा। 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। इराड़ी आयोग का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था, परंतु अब यह मामला विवादित है। अब यहाँ पे बात कर लें कि अभी इस मामले में थोड़ी सी मतलब ठंडा पड़ गया मामला। और यहाँ पे इस जो सतलुज परियोजना थी उसे इसलिए स्टार्ट किया था ताकि इसका जो पानी है वो हरियाणा में पहुँच सके। आप सभी जानते हैं हरियाणा मात्र एक ऐसा जिला है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें केवल एकमात्र नदी है, घग्गर। तो आप सभी को बता दें कि केवल हरियाणा में एक ही नदी बहती है, घग्गर, बाकी की कोई भी नहीं है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें केवल एकमात्र नदी है, तो वो आपका हो जाएगा हरियाणा। आगे बात करते हैं तो इसी के लिए एक इराड़ी आयोग का भी गठन किया गया था। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि इराड़ी आयोग का संबंध कौन सी नदी से है तो आपको बता देना है सतलुज नदी से संबंध है इराड़ी आयोग का। आगे बात करेंगे सेकंड नंबर पे कि यमुना के जल को लेकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली के मध्य विवाद है। नंबर थर्ड देखेंगे गोदावरी जल विवाद। तो गोदावरी के जल के संदर्भ में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में विवाद है। 1969 में इसके लिए अवछावर आयोग गठित किया गया था। तो याद रखिएगा कि गोदावरी जल विवाद जो था उसके निपटारे के लिए कौन से आयोग का गठित किया गया था? तो अछावर आयोग को गठित किया गया था। अगला देखेंगे कृष्णा नदी जल विवाद। तो कृष्णा के जल को लेकर कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में विवाद है। 1976 में 1976 में इसके लिए बछावर आयोग गठित किया गया था। तो ये जो आपको आयोग हैं वो काफ़ी ध्यान रखने हैं। और जल विवाद कौन से स्टेट के बीच में है ये भी आपको याद रखना है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें कि ये आयोग कौन सी नदी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित किया गया था। और अगर पूछ लिया जाता है कि कृष्णा नदी जल विवाद कौन कौन से स्टेट के बीच में है तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी जल विवाद है। आगे देखेंगे 1964 में कर्नाटक में कृष्णा पर अलवट्टी बांध का निर्माण किया गया जिसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहा जाता है। तो अलवट्टी बांध कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर ये स्थित है, याद रखिएगा। और इससे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद कौन से स्टेट के बीच में है ये भी यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। तो कावेरी जल विवाद सबसे पुराना जल विवाद है। यह ब्रिटिश काल से ही अस्तित्व में है। 1914 में इसके लिए ग्रिफिन कमीशन गठित किया गया था। तो ग्रिफिन कमीशन का संबंध रहेगा कावेरी नदी से। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। इसी ट्रिब्यूनल ने 4 राज्यों के मध्य जल के बंटवारे का सुझाव दिया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। आप सभी को बता दें मैक्सिमम जो है 2 से 3 राज्यों के बीच में विवाद चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 राज्यों के बीच में विवाद है, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन चारों राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद को लेकर विवाद चल रहा है। इसी के लिए
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था और बंटवारे का सुझाव दिया गया था। और ये काफ़ी पुराना है, यानी सबसे पुराना विवाद जल विवाद यही है। इसके लिए ग्रिफिन कमीशन भी गठित किया गया था। अब देख लेते हैं भारत का पड़ोसी देशों के मध्य जल विवाद। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी थी स्टेट को लेके कि कौन कौन से स्टेट में कौन से जल विवाद को लेके आपस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेशनल कौन कौन से जल विवाद हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा जल विवाद है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल को लेकर विवाद है। 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। इसके तहत सिंधु झेलम चिनाब के जल पर पाकिस्तान को विशेषाधिकार दिया गया। रावी व्यास सतलुज के जल पर भारत को वरीयता दी गई। इस प्रकार 80% जल पाकिस्तान को सौंप दिया गया, परंतु पाकिस्तान को अभी भी भारत की अनेक परियोजनाओं पर आपत्ति है। झेलम पर बन रहे किशनगंगा और बुल्लर बैराज, तुलवल परियोजना, चिनाब पर दुलस्ती और सलाल बांध। विश्व बैंक ने रेमंड की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया था जिसने भारत के पक्ष में निर्णय दिया। तो याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल विवाद है उसे लेके कौन से किसकी अध्यक्षता में विश्व बैंक ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया था। तो याद रखिए, रेमंड की अध्यक्षता में विश्व बैंक के द्वारा एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था जिसका फैसला भारत के पक्ष में दिया गया था। अब बात करते हैं भारत वर्तमान में J&K में 67 परियोजनाएं लंबित हैं। तो आप सभी को बता दें, सिंधु जल विवाद को ही लेकर ऐसी 67 परियोजनाएं जो कि भारत की तरफ से शुरू तो की गई थी लेकिन वो अभी पूरी नहीं हो पाई और वही अभी लंबित चल रही हैं इसी विवाद की वजह से। आगे देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर बात करें तो इनके 64 साझा नदी हैं जो कि भारत और बांग्लादेश आपस में साझा करता है। गंगा, तिस्ता और बराक के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद है। कलकत्ता बंदरगाह की जलापूर्ति के लिए भारत ने सुरसिसाबाद में फरक्का बैराज स्थापित किया, बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति की। 1987 में गंगा जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों में एक समझौता किया गया। भारत पश्चिम बंगाल में तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है जिस पर बांग्लादेश को आपत्ति है। मणिपुर में बराक नदी पर तिपाई मुख परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, बांग्लादेश को इस पर भी आपत्ति है। यानी बांग्लादेश को सिवाय आपत्ति के कुछ भी नहीं है। वो किसी चीज़ में कोई भी देश हो, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, मतलब वो वाली बात हो जाती है, सिर्फ टांग अड़ानी है, चाहे उससे कोई लेना देना हो या ना हो, सिर्फ देशों को यही प्रॉब्लम होती है। और इसी की वजह से अपने पास की अगर और कंट्रीज आप देखेंगे तो एशिया में काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई हैं क्योंकि उन पे काम कुछ नहीं है, बस बीच में जाके पंगे लेने हैं। चाहे वो कुछ करें ना करें, उस पानी को पिएंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उन्हें समस्या इस बात की है कि हमारा पड़ोसी देश तरक्की कर रहा है, इस चीज़ को लेके उन्हें समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे कोई भी परियोजना आप स्टार्ट करें, उन्हें पता चलेगा कि अगर शुरू कर रहे हैं तो उन्हें डेफिनेटली बस आपत्ति होगी। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में अगर हम बात करें तो मध्य महाकाली, गंडक और कोसी नदियों को लेकर विवाद है। महाकाली उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बनती है। इस पर शारदा, पंचेश्वर और टनकपुर बांध निर्मित किए गए हैं। अब बात करेंगे भारत और चीन की। तो चलिए यहाँ पे ड्रैगन्स भी आ जाते हैं। चीन ब्रह्मपुत्र की धारा को उत्तर की ओर मोड़ना चाहता है जिस पर भारत को आपत्ति है। तो वही जो जिधर बह रहा है उसे आप बहने नहीं दे रहे और अपने हिसाब से अगर उससे आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली हमें तो आपत्ति होगी। हमारी हर एक चीज़ पे पाकिस्तान आपत्ति दर्ज करा रहा है, बांग्लादेश करा रहा है, तो वही एक आध पे तो हमें भी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। तो अगर चीन ऐसा कर रहा है तो हमें इस पर भी आपत्ति है। चलिए आगे देखेंगे नेशनल रिवर ग्रिड। इसमें भारत में लगभग 165 जिले प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इतने ही सूखा आशंकित हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि लगभग 165 जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और लगभग इतने ही सूखा से होते हैं। कुल नदी का 80% जल समुद्र में गिरकर व्यर्थ हो जाता है। यानी हमारे देश में जितनी भी नदियां बहती हैं उनका केवल 20% जल को ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी का 80% जल ऐसा होता है जो कि समुद्र में जाकर मिल जाता है और व्यर्थ हो जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु नदी जोड़ो परियोजना प्रस्तावित की गई है। आप सभी को बता दें, एक दूसरी नदी से एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है और ये काफ़ी तेज़ी पर है और इसे बहुत जल्दी पूरा भी किया जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो जहाँ पे जिन प्रदेशों में जल की कमी है वहाँ पे जल की कमी को पूरा किया जाएगा जिससे कि वहाँ पे इस पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके।
1960 में सर्वप्रथम के.एल. राव ने यह प्रस्ताव रखा। 2000 में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीआईएल दाखिल की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया। इस परियोजना का प्रमुख प्रावधान है कुल 30 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है, जिसमें 16 प्रायद्वीप तथा 14 हिमालय नदियां हैं। तत्पश्चात इन्हें 2 स्थान पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाना है। इस प्रक्रिया में नहरों द्वारा जल स्थानांतरित किया जाएगा। बीच बीच में बांधों का निर्माण करके जल संग्रह किया जाएगा। 2002 में इस परियोजना का परिव्यय 56,000 करोड़ रुपए 5,60,000 करोड़ रुपए था, जो उस वर्ष के केंद्रीय बजट के बराबर था। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितना बजट रखा गया है, 5,60,000 करोड़ रुपए। यानी एक बहुत बड़ी परियोजना है जो कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट के बराबर था। यानी जो बजट पेश किया गया था उसी के बराबर भी इसका बजट रखा गया था। कुल 10 करोड़ कुशल एवं अकुशल लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत में इतने ही बेरोजगार लोग हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 10 करोड़ लोगों को अगर इससे रोजगार मिलता है, तो पहली बात देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना जो हमारा जल है वो वेस्ट हो रहा है, और जिसके लिए हमें बार बार पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे टुच्च देशों से जो लड़ना पड़ रहा है, बार बार जो दिक्कतें सामने आती हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी, और जो ज़्यादा पानी होगा हम उसका ज़्यादा संग्रह कर पाएंगे और बैराज वगैरह बना के, बांध बना के उसे ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे, और जिन प्रदेशों में जल की कमी है वहाँ पे पूर्ति भी हो पाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 10 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो उनके परिवार भी संपन्न हो जाएंगे। 90% खेतों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कृषि में कितना बड़ा एक तरह से रिवोल्यूशन आ सकता है, एक क्रांति आ जाएगी एक तरह से, क्योंकि किसान की स्थिति वैसे ही बहुत खराब है। अगर ऐसा होता है तो किसान काफ़ी खुशहाल हो जाएगा, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसान खुश तो पूरा देश खुश। तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। अगर ये सफल रहती है तो उम्मीद है कि देश को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 45 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। 2050 तक भारत को 33 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अधिशेष अनाज का निर्यात किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखिए, अगर फसल अच्छी नहीं होगी, कृषि के साधन अच्छे नहीं होंगे, सिंचाई के साधन अच्छे नहीं होंगे, तो होगा क्या कि जो हमारी आपूर्ति होनी है वो हो नहीं पाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी है तो 2050 तक 45 करोड़ टन तक अपना जो खाद्यान्न उत्पादन होगा वो पहुंच जाएगा, और वहीं पे 2050 तक जो अपनी खाद्यान्न की आवश्यकता होगी वो 33 करोड़ टन हो जाएगी। तो होगा क्या कि 12 करोड़ टन और हम एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, उसे हम निर्यात कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो 33 करोड़ की अगर खपत हो जाएगी और हम इतना ही लगभग कर पाएंगे, तो निर्यात तो कर नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, देश की जो इकोनॉमी में जो एक तरह से सहयोग मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। नहरों के किनारे सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कुल सड़क मार्ग 65 लाख किलोमीटर हो जाएंगे। वर्षा जल के संग्रहण से भूजल का स्तर बढ़ेगा, जिससे जलापूर्ति की समस्या का समाधान होगा। इस परियोजना से सीमेंट, लोहा और ईंट उद्योग को, बांधों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। विद्युत उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बाढ़ एवं सूखा की समस्या पर समाधान स्थायी रूप से हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि अगर नदी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। मान के चलिए एक नदी में ज़्यादा जल है और उस जल से ऐसी समस्या हो सकती है जिससे कि किसी प्रदेश में बाढ़ आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर उससे दूसरी नदी भी कनेक्ट है, अगर उसमें कम पानी है तो इस नदी का पानी उस नदी तक पहुंचा दिया जाएगा, और उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी था, जिससे कि जो समस्याएं आनी थी, अब वो दूसरी नदी में पहुंच के काम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाढ़ जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उस पानी का यूटिलाइज ज़्यादा हो जाएगा, समस्याएं कम हो जाएंगी। तो ये परियोजना देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नकारात्मक प्रभाव की यहाँ पे बात करते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो नदियों का जो स्वाभाविक प्रवाह है वो बाधित हो सकता है। तो देखिए, आप सभी को बता दें, नदियाँ जो होती हैं अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, और नदियों का रास्ता फिक्स होता है, लेकिन जब हम उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो उनका प्रवाह है वो बाधित हो सकता है। बांधों के निर्माण से विस्थापन, बाढ़ एवं महामारी का खतरा फैल सकता है। तो कुछ बदलाव तो आप सभी जानते हैं कि बदलाव के साथ कुछ समस्याएं भी होती हैं, और बदलाव को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो हो सकता है कि ऐसी नकारात्मक भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इससे नकारात्मक समस्याओं की जगह सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा हैं जिसे हमें प्राथमिकता देनी होगी। वृक्षों की कटाई से पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए, आप सभी को बता दें, अगर नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का अगर काम किया जाएगा तो जितनी बीच में नदियाँ वगैरह के लिए रास्ता बनाया जाएगा, आए हुए बीच में पेड़ वृक्ष जो भी पड़ेंगे उन्हें काटना भी पड़ेगा। नदियों का जलाभाव इस परियोजना की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है।
तो बहुत सी नदियां हैं जिनमें जल अभाव है, यानी जिनमें पानी कम रहता है, लेकिन इसी परियोजना को वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, तो इस चीज़ का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिन नदियों में जल कम होगा उन नदियों में उस दूसरी नदी से जल पहुँचा दिया जाएगा। सुझाव की यहाँ पे बात करते हैं, मनरेगा को एनआरजी से संबंध किया जा सकता है। सरचार्ज और सेस द्वारा धन एकत्र करके स्पेशल प्रपोज व्हीकल का निर्माण किया जा सकता है। दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड जारी किए जा सकते हैं। तो आज के जो जल विवाद वगैरह थे, आज के लिए क्लास हमारी बस इतनी ही रहेगी। आप सभी को बता दें, यहाँ पे आज हमने जितने बार जल विवाद हैं स्टेट और इंटरनेशनल जो भी बनते हैं उन सभी को डिस्कस किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे जितनी बार क्लासेस जो ली गई है आज पूरी एकदम आपको समझ में आई होगी। आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना आप सभी को बता दें कि इंडिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जहां से आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो जिसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आप सभी को ऊपर हमारा कोड दिया गया है स्टडी फॉर ड्रीम्स, जिसे आप यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स या कुछ भी परचेज करते हैं तो आप हमारे इस कोड को यूज़ करना ना भूलें, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी प्लस पे फ्री स्पेशल क्रैश कोर्स वगैरह क्लासेस होती रहती हैं, जिनका बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो फटाफट से जाएं, अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। आप सभी को बता दें, इंडिया में सबसे बड़ा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो आज के टाइम में अनअकैडमी, आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छे से अच्छा एजुकेटर आपको मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी, जीएस, जीके जो भी आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी से लेके एक लोअर क्लास तक, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, सीपीओ, सीजीएल जो भी आपके एग्जाम है ऑलमोस्ट सभी के लिए आपको वहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, और बहुत ही अच्छे एजुकेटर द्वारा, जो भी आपको अगर आप बाहर जाएंगे तो बहुत ही महंगी क्लासेस वगैरह पड़ती हैं, और अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में। तो फटाफट से जाएं, इसके लिए एनरोल कराएं, और जो भी आप जिस भी कोर्स के लिए कोई भी क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं, फटाफट से ऊपर दिए गए कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स को यूज़ करें और फटाफट से हमारे कोर्स को परचेज कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आज ही आप जाएंगे और अनअकैडमी एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे, और अनअकैडमी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके इसका बेनिफिट लेने के लिए कहेंगे। आप सभी को बता दें, आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं, अवधेश कुमार के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।